औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे, आपके पेपर अच्छे हो रहे होंगे, आपका ईद का दूसरा दिन अच्छा गुजर रहा होगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स का जिनका केमिस्ट्री का पेपर था आज। बाकी ये वीडियो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज 1123 पेपर 2 के बारे में बनाई जा रही है। हम दोनों चीज़ें इसमें कवर करेंगे, जो हमारा समरी वाला पैसेज है वो भी, क्वेश्चन आंसर्स वाला भी इंशाल्लाह। टाइम पर डिपेंड करता है, उम्मीद तो मुझे ये कि दोनों कवर हो जाएंगे, टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है। ये वीडियो 2024 तक रेलिवेंट है, उसके बाद सिलेबस का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो उस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कब देखेंगे, लेकिन ये कि उस वक्त पिन कमेंट्स में देखना, मैं नई वीडियो का लिंक लगा चुका हूँ, उस वक्त ये पुरानी वीडियो नहीं चलेगी, ठीक है। फॉर द पीपल हु आर अपेयरिंग इन 2023 2022 उनके लिए वीडियो यूजेबल है, ठीक है। इसमें हम इंशाल्लाह डिटेल से तमाम चीज़ें बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएंगे, कल पेपर है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं, खुदा ना खास्ता मैं बिजी हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो मेरे नोट्स का जिनके बारे में बात करूंगा, लेक्सिकल ग्रुप्स वगैरह का पिन कमेंट में लिंक दिया होता है। इन्हीं चीज़ों का मैंने जो, अगर आपको वैसे नहीं मिल रहा, आप गूगल पे जाओ, वहाँ लिखो लेक्सिकल ग्रुप्स, आगे लिखो एजुकेट अ चेंज, मेरी साइट का नाम है, आपको मिल जाएंगी उसके ऊपर चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि हम लोग इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, रैंडम मिस्टेक्स हैं, सब पे बात करेंगे, ठीक है। मुश्किल बातों पे भी, सिंपल बातों के ऊपर भी, उम्मीद है काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टार्ट करते हैं इसको यार इंशाल्लाह। देखो पहला पैसेज जो हमारा होता है समरी राइटिंग वाला, कंटेंट पॉइंट्स वाला। पहले हम आते हैं कंटेंट पॉइंट्स के ऊपर। देखो कंटेंट पॉइंट्स को पहली बात तो ये कि आपने नोट फॉर्म में लिखना है। नोट फॉर्म से मुराद ये कि आप सेंटेंस भी लिख सकते हो, आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आपने प्रोज के फॉर्म में नहीं लिखना, पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना, इसको आपने एसे के फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। उसने स्पेसिफिकली कहा होता है आइडेंटिफाई, जिसका मतलब यह है कि आपने पैसेज में से पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपके ज़हन में है, बहुत अच्छा पॉइंट है, दुनिया का बेस्ट पॉइंट है उस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो उस पैसेज में मौजूद नहीं है, उस पॉइंट को आप नहीं लिखेंगे। कोई भी पॉइंट अपने ज़हन से ही लिखना, जो पैसेज में से वो लिखने हैं, ठीक है। अपने वर्ड्स का उसने आपको फोर्स नहीं किया हुआ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट में, कंटेंट पॉइंट्स वाले पार्ट में, आपने अपने वर्ड्स में नहीं लिखना। जो गलतियां मैं बताऊं उनका ध्यान रख के आपने पैसेज से लिफ्ट करनी है बातों को, क्योंकि उसमें गलती करने के चांसेस कम है कंपेयर टू अपने वर्ड्स में लिखने से, ठीक है। अभी इससे बात करते हैं। उस बाद आ गया पॉइंट्स अमूमन कंसाइज होंगे, छोटे होते हैं, बहुत कम पॉइंट्स होते हैं जो लॉन्गर होते हैं। लॉन्गेस्ट या लॉन्ग की बात नहीं कर रहा, बाकी पॉइंट्स थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन जितना आप लंबा करते जाते हो पॉइंट को, उतना उसमें रिपीटिशन, एक्स्ट्रा बातें, इन चीज़ों का चांस होता है लिखने का, जो कि आपको नहीं अलाउड होती हैं, सही पॉइंट को गलत कर देती हैं। फिर बात करेंगे भी हम आगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले ये जरूर देखा करो कि वो आपसे किस चीज के बारे में लिखवा रहा है। क्या वो आपसे बेनिफिट्स के बारे में लिखवा रहा है, ड्रॉबैक्स के बारे में लिखवा रहा है। देखो कई बार इस तरह होता है, बच्चे कराते हैं कि उसने आपसे मांगे होते हैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के कंटेंट पॉइंट बच्चे क्या करते हैं, रीजंस एंड ड्रॉबैक्स से लिखाते हैं। भाई ये जो उसने मांगा है वो दोगे तो मार्क्स मिलेंगे, किसी और चीज के मार्क्स वो आपको नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, फिर सब्जेक्ट देखा करो। सब्जेक्ट से मुराद ये है, एक पैसेज है उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई है, आप उस पैसेज में से जिस चीज के बारे में उसने कहा है उसके बारे में लिखोगे। ये ना हो कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में लिखते हो जिसके बारे में वो नहीं पूछ रहा। जैसे नवंबर 2020 का पैसेज था, ठीक है। उस पैसेज के अंदर सीन क्या था कि वहां उसने बात की हुई थी मुख्तलिफ स्पोर्टिंग इवेंट्स की। अब वो आपसे कंटेंट पॉइंट्स में कह रहा था कि आपने इवेंट्स के बारे में लिखना है, इवेंट्स इन जनरल दैट कवर स्पोर्टिंग इवेंट्स एज वेल, ठीक है। बच्चों ने क्या किया कि पैसेज में जो एक स्पेसिफिक स्पोर्टिंग इवेंट का नाम था, ओलंपिक्स था फॉर एग्जांपल, उन्होंने उसके बारे में लिख दिया। आपका सही पॉइंट गलत हो जाएगा अगर आप उसमें सब्जेक्ट को चेंज कर दोगे। वो आपसे इवेंट्स के बारे में मांग रहा है, आप एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में लिखाते हो। वो आपसे एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में मांग रहा है, आप सिर्फ जनरल इवेंट्स के बारे में लिखाते हो, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। वो आपसे एक स्पेसिफिक लीडर के बारे में मांग रहे हैं, आप लीडर्स के बारे में लिखाते हो, गलत करके आ रहे हो। वो ओवरऑल लीडर्स के बारे में मांगेगा पॉइंट्स, आप एक स्पेसिफिक लीडर के बारे में लिखाते हो, गलत करके आओगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट को देखा करो कि उसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है, अच्छा इससे कंटेंट वही ना, आपके पॉइंट्स की डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स अलाउड है, प्रोज फॉर्म में नहीं लिखना, ऐसे फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में आपने जो आपके कंटेंट पॉइंट्स होते हैं नहीं लिखने होते। एक पॉइंट को आपने रिपीट नहीं करना, ठीक है। आपने जो भी आप पॉइंट लिख रहे हो, एक ही बात को रिपीट नहीं करना बार बार। एक ही बात को अगर उसने पैसेज में दो अलग तरीके से दिया हुआ है, आपने उसको एक फाइल लिखना है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि जो आप जितने भी पॉइंट्स यूज करते हो वो आपने आगे समरी में यूज करने हैं। मैं इसके बारे में बात करूंगा आगे, अभी हमने समरी को डिस्कस करेंगे, अभी तो कंटेंट पॉइंट्स की बात हो रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी ट्रिक्स के ऊपर। देखो एक तो ये है कि आपको मार्किंग स्कीम में कहता है कि लिफ्ट करना अलाउड, लेकिन कुछ चीजें आपने ध्यान करनी होती हैं। क्या
जब आप इस वीडियो को देख लो ना, मार्किंग स्कीम में देखना कि वो आपको बताता है अवॉइड क्या करनी है चीजें, क्या चीजें लिफ्ट करनी नहीं अलाउड। इनको जरूर देख के जाना, उससे आपको अंदाजा होगा कि एक पॉइंट जब आप लिफ्ट कर रहे होते हैं उसमें क्या चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। कुछ कॉमन चीजें मैं बता देता हूं आपको। एक तो ये कि लिफ्टिंग में इन्हीं के नुकसान, लिफ्टिंग में जो नॉट अलाउड टू लिफ्ट वाला पार्ट है वहां आपको पता लगता है कि कौन सी चीजें जो है वो आपको अलाउड नहीं होती, ठीक है। उनमें अक्सर इस तरह होता है कि जब आपको जो चीजें अलाउ नहीं करता ना वो, यानी वो बताता है कि हम, यानी वो आपको बताएगा कि यार ये पॉइंट लिफ्ट करना अलाउड है लेकिन इसकी ये वेरिएंट्स नहीं अलाउड। वो जो वेरिएंट नहीं अलाउड होंगे उसमें आप देखना आमतौर पर गलती होगी कि बच्चा सब्जेक्ट चेंज कर रहा होगा, वो जिस चीज के बारे में पूछ रहा है वो किसी और चीज को उसका सब्जेक्ट बना रहा होगा। ये चीज आपने ध्यान करनी है, ठीक है। और अक्सर सब्जेक्ट चेंज होता है एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में, अगर आप एक्स्ट्रा लिखो उससे पॉइंट बस सही हो जाए आपका। अच्छा खैर, उसके बाद ये कि आपने अपने अल्फाज में देखो, उसको अपने अल्फाज में करने से मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, हालांकि अलाउड है, आप कंटेंट पॉइंट्स को अपने अल्फाज में कर सकते हैं, लेकिन आप कई बार या तो मीनिंग बदल दोगे या आप ऐसा वर्ड यूज कर लोगे जिसकी इंटेंसिटी अलग होगी। भाई एक चीज वो आपको कह रहा है गुड है, आप कह रहे हो वेरी गुड है, ये बात डिफरेंट है। वो एक और बात कर रहा है, आप एक और बात कर रहे हो, ठीक है। वो एक चीज कहता है बैड है, आप कहते हो इट इज द वर्स्ट थिंग फॉर ह्यूमन काइंड, अलग बात है। वो आपको कोई और बात कर रहा था, आपने कोई और बात कर दी है, तो इस चीज का ध्यान रखा करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जब आप पैसेज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। एक तो यार ये देखो, अमूमन आम तौर पे, ये मैं कह रहा हूं आम तौर पे, इसमें इस बात में डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप पढ़ क्या रहे हो। आम तौर पे इस तरह होता है कि सेमी कॉलन के बाद वाली चीज और जो कॉलन के बाद वाली चीज, क्योंकि वो आपका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होती है, सेमी कॉलन के किसी एक साइड वाली चीज जो होती है वो आम तौर पे एक्स्ट्रा होती है, जरूरी नहीं है। ये बात जरूरी नहीं है, इसको चेक कर लेना वहां कंटेक्स्ट पढ़ते हुए कि वहां पे कॉन्टेक्स्ट बन क्या रहा है। लेकिन जो आई ई वाला वर्ड होता है, देखो आई ई जो है ना, आई डॉट ई, इसकी या तो लेफ्ट साइड पे जो चीज होगी वो एक्सप्लेनेशन होगी या राइट साइड पे जो चीज होगी एक्सप्लेनेशन होगी। जैसे अमूमन इसके जो पहले चीज आती है वो एक्सप्लेनेशन होती है और आई ई के बाद उसका कंसाइज वर्ड दिया होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि द मेन एग्जामिनेशन सीरीज दैट अकर्स एवरी ईयर ट्वाइस इन पाकिस्तान, आई ई द CAIE एग्जामिनेशन सीरीज। तो यहां जो आई से पहले मैंने लिखा हुआ है ना पूरी बात, वो उसका एक्सप्लेनेशन है, डिटेल है, उसका मतलब है, मीनिंग है उसका। असल जो वर्ड है, जो असल कंटेंट वाली बात है, जो असल सब्सटेंस वाली बात है, वो आई के बाद जो मैंने CAIE एग्जाम्स लिखा हुआ है वो असल चीज है, वो उसका क्रक्स है। तो अमूमन आई के बाद जो वर्ड आता है वो क्रक्स होता है, उससे पहले उसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन वाला दी होती है। अमूमन इस तरह होगा, ठीक है। जो आपका वर्ड है फॉर एग्जाम्पल या E.G, इसके बाद वाली चीज एक्स्ट्रा होगी। फॉर एग्जाम्पल या E.G के बाद वाली चीज 99% ऑफ द टाइम्स एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि वो एग्जाम्पल है। कंटेंट पॉइंट एग्जाम्पल नहीं होती। कंटेंट पॉइंट वो बेसिक बात होती है जिसके बारे में बाद में एग्जांपल्स दी जाती हैं, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल्स दी जाती हैं, जिसको समझाने के लिए एग्जांपल्स दी जाती हैं। असल वो कंटेंट पॉइंट है, इस बात को ज़हन में समझो। कंटेंट पॉइंट इज द बेसिक थिंग। ये एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन, डेवलपमेंट्स बात की उसके थ्रू की जाती, उसके लिए की जाती हैं। आपने कंटेंट पॉइंट उठाना है, एग्जांपल्स नहीं उठानी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के बाद वाली बात, EG के बाद वाली बात जो है ये आपकी एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया कोई ऐसी एग्जांपल दी हो कि यार वो आपको ऊपर कहता है कि जैसे अगर इवेंट्स से बात कर रहे हो, कहता है इन समटाइम्स देयर कुड बी एक्सीडेंट्स इन इवेंट्स। अब आप डिसएडवांटेज की बात कर रहे हो इवेंट्स की, तो उसने आपको बताया कि भाई इवेंट्स के अंदर एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये डिसएडवांटेज है। आगे वो कहता है, अब वो आपको स्पेसिफिक इवेंट्स की एग्जांपल देने लग जाता है। जैसे वो कहता है इन रियो डी जेनेरो 2008 2 पीपल डाइड। यार ये वो आपको बात की एग्जांपल दे रहा है, वो आपकी बात को एक्सप्लेन कर रहा है, ये बात कंटेंट पॉइंट नहीं है। फिर वो आपको कहता है नेक्स्ट इन एक्सेट्रा ओलंपिक्स जो है 2 पीपल फॉल डाउन फ्रॉम द क्लिफ एंड डाइड। तो ये उसने अपनी पिछली बात को कंटिन्यू किया, ये रिपीटिशन है बात की। असल पॉइंट ये है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं। अक्सर बच्चे ना लंबी बात करने के चक्कर में एग्जांपल उठा लेते हैं, कंटेंट पॉइंट छोड़ बैठते हैं। कंटेंट पॉइंट जरूरी है, एग्जांपल जरूरी नहीं है आपकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अच्छा कोई एक्स्ट्रा डिटेल दी हो वो आपका कंटेंट पॉइंट नहीं होगा। आम तौर पे 2 कॉमा के बिटवीन में जो चीज होती है वो आपकी एक्स्ट्रा होती है, एग्जांपल होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, डिटेल होती है, जैसे जो आपका कंटेंट पॉइंट नहीं होती। जैसे मैं आपको कहूं, मैं अमूमन ये मिसाल देता हूं कि फॉर एग्जांपल बिल्लू कॉमा दैट इज माय बिल्लू कॉमा माय कैट कॉमा इज वेरी फरी। अब यहां मेन बात यह है कि बिल्लू इज वेरी फरी। मैं किसी पॉलिटिकल से बात नहीं कर रहा, वैसे एक बात कर रहा हूं। खैर, यहां असल बात यह है कि बिल्लू इज वेरी फरी। ये जो बीच में मैंने लिखा है माय कैट, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी है समझाने के लिए कि भाई कौन है वो, ये कंटेंट पॉइंट नहीं है। असल बात है कि बिल्लू इज वेरी फरी।
तो ये जो पार्ट है ये आपकी मेन बात है। दो कॉमास के बिटवीन वाली चीज जो एक्स्ट्रा है, इस तरह दो हाइफन्स के बिटवीन जो चीज आती है वो एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, दो डैश के बिटवीन जो चीज आ रही होती है, इनको जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हो ना, पढ़ते हुए काट दिया करो कि यार ये चीजें एक्स्ट्रा है, बाकी चीजों को देखो, आपके लिए कंटेंट पॉइंट ढूंढने आसान हो जाएंगे, ठीक है। उस पर हमारे पास आता है अच्छा, कई बार इस तरह होता है एग्जैजरेशन, हाइपरबोले, बात को बढ़ा चढ़ाए करना, बात को जो है बहुत ज़्यादा क्लाबे मिलाना, ये हमेशा कंटेंट पॉइंट नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा बात होगी। फिर कई बार सेंटेंस के अंदर भी एग्जांपल हो सकती है, अलग से पूरा सेंटेंस भी एग्जांपल का हो सकता है। ये ना हो कि जो पूरा सेंटेंस अलग से एग्जांपल या अननेसेसरी डिटेल या एक्सप्लेनेशन का है उसको आप कंटेंट पॉइंट समझ बैठो, वो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, उन्हें काट दिया करो। उस पर आ गया आम तौर पे पैसेज में डिवीजन नजर आएगी आपको, आम तौर पे कि जो एक चीज एक साइड के पॉइंट्स होंगे वो पहले होंगे, दूसरी साइड के आपको बाद में मिलेंगे, उनके बीच में हाउ एवर या ऑन दी अदर हैंड करके डिवीजन की होगी, आम तौर पे ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, स्पोर्टिंग डिटेल्स में बताएं, इंपॉर्टेंट नहीं होती। पैसेज सही सिलेक्ट करना, यार मैंने ऐसी भी एग्जांपल्स देखी हैं जहाँ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसेज 2 में से उठा के कंटेंट पॉइंट्स ढूंढाते हैं। ओ भाई, पैसेज 1 से कंटेंट पॉइंट्स ढूंढने, पैसेज सही सिलेक्ट करना, ठीक है। जिस स्टेटमेंट से आपके नॉलेज में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो रहा ना, कोई आपको यूनिक बात पता नहीं लग रही, वो स्टेटमेंट कंटेंट पॉइंट नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, इनको इंसर्ट के ऊपर मार्क कर लिया करो, फिर उनको दोबारा रीड करोगे तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। बेशक पेन से कर दो क्योंकि इंसर्ट मार्क नहीं होता, उसमें आपको ढूंढना आसान हो जाता है, ठीक है। पॉइंट्स की एक्सटेंशन, उनकी रेपिटेशन जो है ये कंटेंट पॉइंट नहीं होती, रिपीटेड पॉइंट्स आर नॉट कंटेंट पॉइंट्स, ठीक है। उसमें से एक दफा वो कंटेंट होगा, बाकी रिपीटेशन है उसकी, यानी जो मेन बात है एक दफा आएगी, उसकी रिपीटेशन बार बार नहीं करनी है आपने। नेक्स्ट हमारे पास आ गया समरी वाला पार्ट। अच्छा, दूसरी बात, कंटेंट पॉइंट टोटल 15 होते हैं आमतौर पे 15 होते हैं, ठीक है। 12 रिक्वायर्ड होते हैं आपके उसकी पॉजिटिव मार्किंग, इस पर बात करेंगे अभी आगे, खैर। अच्छा, उस बाद आ गया हमारे पास समरी। समरी आपने अपने वर्ड्स में लिखनी है, कोई शक नहीं है, लेकिन हर वर्ड का अपना वर्ड नहीं होता। रेलवे स्टेशन का अपना वर्ड क्या करोगे, बोट का अपना वर्ड क्या करोगे, हर चीज का अपना वर्ड दुनिया में पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप जो कर सकते हो ये कर सकते हो कि उसका स्ट्रक्चर बदलो, बातों को सिंथेसाइज करो। अच्छा, इसमें बात करते हैं अभी। एक तो ये कि चेंज स्ट्रक्चर का मतलब ये कि अगर एक चीज 3 अलग अलग लाइनों में दी हुई है, आप उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के सही तरीके से कंपाउंड सेंटेंस बना के एक सेंटेंस में ले आओ, ठीक है। उसका जो है प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स चेंज कर लो। मैंने इसकी एग्जांपल पहले भी दी हुई है, जिसमें आपको एग्जांपल है, कहता है इवेंट्स कैन बी डेंजरस, इवेंट्स कैन कॉज डेथ्स, इवेंट्स कैन लीड टू इंजरीज। अब इसको हम स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, डेंजर एंड इवेंट्स कैन इंक्लूड इंजरीज एंड डेथ्स, बस। अब आपने उस बात को छोटा भी कर दिया, स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया, अपने अल्फाज में ले आए उस बात को। अपने अल्फाज का मतलब अपनी लुगत में लाना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि अपने अंदाज से उसको लिखना, ताकि उस बात का मतलब भी कन्वे हो जाए और वो आपको ऐसा लगे कि पैसे उठा के कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज आती है, कई वर्ड्स के आप चेंज करोगे तो उनके मतलब बदल जाते हैं, ध्यान से वर्ड चेंज करना अगर करने लगो, ठीक है। आपकी समरी रेलेवेंट होनी जरूरी है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है वही यूज करनी है, आपने अपने ज़हन से कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है उसके अंदर, ठीक है। आम तौर पे सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से होती है कि पहले एक साइड की बातें लिख दो, फिर दूसरी साइड की बातें लिख दो। इसीलिए वो आम तौर पे जो आपको स्टार्टिंग देता है 10 वर्ड्स की, वो उसमें अमूमन एक साइड का स्टार्ट दे देता है आपको, ठीक है। उस पर आता है कि अच्छा, प्रोज फॉर्म में लिखनी है। समरी के अंदर आम तौर पे पैराग्राफिंग नहीं होती, इट्स अ सिंगल वन वे पैराग्राफ। समरी में आमतौर पर पैराग्राफिंग नहीं होती, प्रोज फॉर्म में होता है, ठीक है। 10 वर्ड्स दिए होते हैं, उनके समेत उनको इंक्लूड करके टोटल आप 150 से 180 वर्ड्स लिख सकते हो। मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी है, मुझे वहां पे ये बात मेरी गलत हो सकती है जो मैं बताने लगा हूं, कि मुझे जितनी मेरी रिसर्चर्स में यही मिला है कि वहां लिखा हुआ है यू आर एडवाइज्ड टू राइट बिटवीन 150 180। उसने कहीं नहीं कहा हुआ, कम से कम जितना मैंने देखा है, कि उसने कहा मैं मार्क्स काटूंगा, लेकिन उसने मार्किंग स्कीम में कहा हुआ है कि कोहेरेंस और प्रिसाइजनेस के मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा 150 से 180 के बीच में ही रहो, ठीक है जी, उन 10 वर्ड्स को इंक्लूड करके। अच्छा, उन वर्ड्स को आपने एग्जैक्ट यूज करना होता है, उनमें आप चेंज काट के उनका मतलब चेंज नहीं कर सकते, वही एग्जैक्ट यूज करने होते हैं। जो पॉइंट उसने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसके अलावा आपने 12 पॉइंट पूरे करने होते हैं। 2 पॉइंट वो आपको ऑलरेडी देता है कंटेंट पॉइंट्स के अंदर। समरी में आपने उस वाले पॉइंट को भी इंक्लूड करना है, उनको मिस नहीं करना, वो वाले 2 पॉइंट भी आपने इंक्लूड करने हैं, सही है। उसके बाद ये फॉर्मल राइटिंग होती है, कंट्रैक्शंस, ये जो इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं, सिमिलीज, मेटाफर्स, ये जो आपके ईडियम्स हैं, ये नहीं यूज करने उसके अंदर, ठीक है, जो आपका समरी वाला पार्ट है। अच्छा, कंटेंट पॉइंट्स के अंदर जो है रिपीटिशन, आपने जब समरी लिख रहे हो तो उसमें रिपीटिशन नहीं करनी बातों की, एक पॉइंट डाल दे काफी है, दोबारा उस पर नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देनी। समरी इज समथिंग दैट इज आउटसाइड अननेसेसरी डिटेल्स। आप प्रिसाइज मेन बात बताते हो, पूरा उसका खाका नहीं लिखने बैठ जाते कि भाई पूरी पूरी बात क्या हुई है उसके अंदर। अच्छा,
सिंथेसाइजिंग का मतलब क्या होता है, कई बार आपको पैसेज में कुछ पॉइंट्स दूर दिए होते हैं, जब आप कंटेंट पॉइंट्स लिखते हो आपके सामने एक साइड के सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो कोशिश किया करो कि आप उसमें जो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ लिखे जा सकते हैं, हो सकता है वो पैसेज में ऊपर बहुत दूर दिए हो, लेकिन आप जब लिखने बैठे हो अपने स्टाइल से, तो हो सकता है दो, फर्स्ट आप बेनिफिट्स वाली पार्ट लिख रहे हो, अब दो बेनिफिट्स हैं जो पैसेज में बहुत दूर दिए हुए थे, लेकिन आपको लगता है कि मैं इनको एक सेंटेंस में एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है एक दूसरे के करीब ज्यादा अच्छा एडजस्ट कर सकता हूं, तो सिंथेसाइज करो इनको, इसके आपको पॉजिटिव मार्किंग है, ये आपकी समरी अच्छा होने का उसका एक, यानी कि उसका एक वो है, एक इंडिकेशन है कि आप अच्छी समरी लिख सकते हो अगर आप पॉइंट्स को सिंथेसाइज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नो रिपीटिशन हो गया, सिंथेसाइजिंग हो गया, स्टाइलिश लिंकिंग। अच्छा, वो कहता है कि ज्यादा मार्क्स दूंगा, उसने आपको मार्क्स में लिखा होता है स्टाइलिश लिंकिंग डिवाइसेस, क्या होती हैं वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला ये कॉम्बिनेशन गौर से यूज करना, इनमें बच्चे अक्सर क्या करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो भूल जाते हैं, ऑल्दो के बाद येट भूल जाते हैं, नीदर के साथ और लगा देते हैं, और आपका क्या आइदर के साथ नॉर लगा देते हैं, ये गलत है, उनके सही जो है वो यूज करने हैं, सही के मार्क्स मिलेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, ऑल्दो के साथ येट का पेयर होता है, आइदर के साथ और का पेयर होता है, नाइदर के साथ नॉर का पेयर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी वर्ड्स हैं, हाउ एवर, मोर ओवर, अदरवाइज, एडिशनली, फर्दर मोर, कॉन्करेंटली, साइमल्टेनियसली, प्लस, लाइकवाइज, बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, एक तो ये याद रखना इनको यूज कैसे करना है, मैंने पहले समझाया था, सेंटेंस के जब ये शुरू में आएंगे तो उसके बाद इनके बाद कॉमा आता होता है। ठीक है, याद से, और इनको हर सेंटेंस से पहले यूज नहीं करते, दे आर यूज लाइक, इनको एक सेटिंग से यूज करते हैं ना कि हर सेंटेंस के बाद लगाने बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ गया, उसने एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि आपने आंसर बुकलेट में जो जगह है वहीं इसको अटेम्प्ट करना है, तो खुदा का वास्ता है इसके अंदर जो है मेहरबानी करना, एक्स्ट्रा शीट ना उठाने बैठ जाना। ठीक है, अच्छा अब आगे हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हैं, जो कंटेंट पॉइंट्स हैं, क्या हम उनके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं। देखो टोटल आपके 15 पॉइंट्स होते हैं पैसेज के अंदर, अपार्ट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स हियर, जितना मुझे याद आ रहा है, यहां मैं ये बात मिक्स कर रहा हूं, मैं इसको भी चेक भी कर लूंगा, जो मुझे याद आ रहा है वो यही है कि 15 पॉइंट्स होते हैं टोटल दिए हुए, अपार्ट फ्रॉम द 2 पॉइंट जो उसने दिए हैं, आपको चाहिए 12 होते हैं। मार्किंग स्कीम के पहले पेज पे लिखा हुआ है कि आपको पॉजिटिव मार्किंग की जाती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती, हर सही बात पे पॉइंट है, तो आप चाहो तो 15 लिख के आ सकते हो। ठीक है, 15 से मुराद ये टोटल मिला के वो 15, उन 2 के अलावा। अब इसको करने से मैं रोकता क्यों, मसला क्या है, एक तो ये होता है कि आप, अच्छा पहले ये समझ लो कि हर एक सही बात के लिए पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अमूमन जब बच्चे 15 करने के चक्कर में आ जाते हैं ना, 15 हमने पूरे करने, देखो मार्क्स तो देगा आपको अप टू 12, 12 सही पे 12 मार्क्स देगा, उसकी डिवीजन आमतौर पे दोनों साइड पे 7 या 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट, 7 पॉइंट, ये डिवीजन होती है पैसेज के अंदर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द 2 जो उसने दिए होते हैं। अब इसमें होता क्या है, बच्चे अक्सर ज्यादा पॉइंट लिखने के चक्कर में ना पॉइंट्स को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, एक ब्रोकन पॉइंट का आपको मार्क नहीं मिलेगा, आप एक पॉइंट ब्रेक करके 2 बनाते हो, हालांकि हो सकता है वो 7 होके पॉइंट सही होता, आपने उसे ब्रेक करके 2 बना दिया, अब ये दोनों टूटे हुए पॉइंट्स हैं, इनका मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो सही पहले आपने अपने सही 12 सेलेक्ट करने हैं उन 2 के अलावा, फिर देखना कोई सही और मिलता है, तो मैंने बताया कि 15 होते हैं टोटल, कई बार एक साइड के 7 होते हैं, एक साइड के 8 होते हैं, मिल जाए तो बेशक लिखाना, लेकिन पहले अपने सही वाला यूज करना। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास, अच्छा ऑब्वियस इससे एक बात और प्रूव होती है, एक साइड के अमूमन 7 से 8 पॉइंट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, यानी बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स है तो एक के 7 से 8 ही होंगे, इसका मतलब ये कि दूसरी साइड पे लिखना जरूरी है, ये ना हो कि सर एक साइड के पता नहीं कहां से निकाल के अपने ही भरा हो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गया, ज्यादा जरूरी ये चीज है कि मार्किंग स्कीम से ये बात समझो कि क्या चीज नहीं अलाउड करनी, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया क्या चीज नहीं अलाउड, तो जो अलाउड है वो आप सही कराओगे। ठीक है, इनको जरूर पढ़ना, आपको बताया होता है मार्किंग स्कीम में कि ये पॉइंट इस तरह लिफ्ट नहीं हो सकता, ये पॉइंट इस तरह लिफ्ट नहीं हो सकता, इनको पढ़ा करो, मार्किंग स्कीम में समझ आएगा भाई इतनी सी भी एग्जैजरेशन कर दो ना, इतना सा भी एक्स्ट्रा लिखाओ, कई बार वो पॉइंट जो पॉइंट सही आ रहा होता है वो एग्जाम्पल रेपिटेशन डालने से कंटेंट पॉइंट की बजाय बन जाता है वो क्या नाम, पैराग्राफ बन, यानी एक डिटेल बन जाती है, वो गलत हो जाता है, तो इसका ध्यान किया करें। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब आ गया हमारे पास फैक्ट एंड ओपिनियंस को रीस्टार्ट करते हैं, टाइम खत्म होने वाला है। अब आ गया यार फैक्ट एंड ओपिनियन वाली बात, देखो 57 पे स्टार्ट होना, 67, ठीक है। अच्छा अब इसमें फैक्ट एंड ओपिनियन वाली बात को समझो, एक स्टेटमेंट जो क्वेश्चन फॉर्म में है वो ना फैक्ट है ना ओपिनियन है, क्लियर, इंटेरोगेटिव फॉर्म में जो होती है। दूसरा, किसी भी स्टेटमेंट जिसमें ऐसे, देखो पहले ओपिनियन का मतलब समझो, ओपिनियन वो चीज है, हमारे यहां तो ओपिनियन मजाक है ना कि जर्नलिस्ट ओपिनियन बनाता है अगले दिन चेंज करता है, ऐसा नहीं होता। ओपिनियन वो चीज है जिसके साथ बंदा जो है लास्ट मोमेंट तक स्टैंड करेगा कि यार मेरी राय तो ये है, मेरी राय मेरी ये, आपने जो सोचना सोचते रहो, ये होता है ओपिनियन। ठीक है, जैसे
मेरा ओपिनियन है इमरान खान अच्छा लीडर है। आपको नहीं लगता, आप रो पीटो जो करना करो, मैं तो कहूंगा अच्छा लीडर है। ये है उस चीज का ओपिनियन, ठीक है। अब इसको बात को समझना, इसका मतलब ये है कि ओपिनियन में शक का चांस नहीं होता। अगर मैं खुद ही शक में हूं कि यार जो मैं बात कर रहा हूं वो बात सही है या नहीं है, तो वो मेरा ओपिनियन नहीं हो सकता। मैं अगर आपको कहता हूं इमरान खान शायद अच्छा लीडर हो, तो इसका मतलब है मैं खुद श्योर नहीं हूं, मैं भी चांस में बैठा हूं कि पता नहीं है अच्छा लीडर या नहीं है। इस बात में और इमरान खान अच्छा लीडर है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें मस्ट, शुड, ऑट टू, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, विल भी, लेकिन कुछ हद तक ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, ये वर्ड, ये स्टेटमेंट्स ना तो फैक्ट होती हैं ना ये ओपिनियन होती हैं। इनको आमतौर पे कहा जाता है इकोनॉमिक्स की जबान में नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स 99.9% टाइम्स इन इकोनॉमिक्स, और यहां तो 100% टाइम्स जो है वो फैक्ट ओपिनियन नहीं होती। हमेशा फैक्ट एंड ओपिनियन एक डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी, उसमें ये मे, माइट, वुड, कुड, ऑट टू ऐसे वर्ड्स यूज नहीं होंगे, ये हमेशा डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर अगर एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके साथ आप एग्री, निगेट, जिसको आप निगेट नहीं कर सकते, तो वो फैक्ट है। जैसे मैं अगर कहता हूं इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, आप माथा रगड़ लो जमीन पे, लेकिन आप इस बात को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये बात फैक्ट है। मैं आपको कहता हूं इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये मेरा ओपिनियन, आप हो सकता है आपको वो ना पसंद हो। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। मुझे कोई बंदा कहता है द फूड ऑफ इस्लामाबाद इज ग्रेट, तो ये अब उसने कहा है कि इस्लामाबाद का फूड अच्छा है, द फूड ऑफ इस्लामाबाद इज ग्रेट, उसने ये नहीं कहा अच्छा हो सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है इस्लामाबाद के फूड का। वहाँ चिकन में से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, चिकन में से भी, वहाँ के यानी कि ये जो स्पेशली जो बीफ पर है वहाँ पे बहुत अजीब सी स्मेल है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मैं कहूँगा नहीं यार ये गलत है। अगर वो यही बात कहता इस्लामाबाद फूड मे बी वेरी गुड या मे बी डिलीशियस, तो यहाँ वो खुद श्योर नहीं है, ना ये फैक्ट होता ना ये ओपिनियन होता। ऐसी स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट जिसमें ऐसे वर्ड्स नहीं है और उससे आप निगेट कर सकते हो, वो ओपिनियन है, ठीक है। तो उसको पढ़ के देखा करो, निगेट कर सकते नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा हमेशा वहीं दी होंगी जहां वो कह रहा है, अगर पैराग्राफ 1 कह रहा है 1 में होंगी, 10 मिनट ढूंढना उसको, ठीक है। अब आ जाता है पैसेज 2। देखो यार पैसेज 2 के अंदर ना पहले क्वेश्चन की टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन की टाइप समझ आ जाती है ना तो आप इस पैसेज को बहुत अच्छा कर लोगे। अमूमन बच्चों को इसमें पैसेज की टाइप समझ नहीं आती। क्वेश्चन की टाइप्स को उसने एग्जामिनर रिपोर्ट में डिवाइड किया हुआ है इन नामों से, इनफरेंशियल क्वेश्चंस यानी कि डेविएशंस वाले क्वेश्चन, डेरिवेशंस वाले क्वेश्चन, या उसने कहा हुआ है कि कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस, या डिस्क्रिमिनेटिंग डिफरेंशियल क्वेश्चंस, इस तरह के नाम दिए हुए। इतने मुश्किल नामों की जरूरत नहीं है। लेट्स बी वेल सिंपल बातें करते हैं ताकि हमें बात समझ आए। देखो एक होगा सिंपल क्वेश्चन, ये अमूमन 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। मैं वीडियो रीस्टार्ट करता हूं। अच्छा जी, अब ये आपका आम तौर पे सिंपल क्वेश्चन होगा, सिंपल स्टेटमेंट होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर दिया होगा। जैसे वो आपको कहता है, यानी एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर होगा पैसेज के अंदर। अमूमन इस तरह के क्वेश्चन में आपको वो एक वर्ड देगा कि यार पैसेज में किस अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, किस इशू की बात हो रही है, किस प्रॉब्लम की बात हो रही है, और आम तौर पे पैसेज में उसके साथ यानी उसी चीज के साथ आपको वो दिया होगा चीज, यानी कि उसी वर्ड के साथ वो चीज आपको दी होगी उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन में आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसकी जिस्ट नहीं समझनी पड़ेगी, वो आपको डायरेक्टली आंसर स्टेट किया होगा, ये नहीं आपको इन्फर नहीं करना पड़ेगा, सामने आंसर दिया होगा, ठीक है। दूसरी बात ये क्या है, अच्छा इसके आमतौर पर इस वर्ड के आगे इसमें अपना वर्ड, अच्छा इसमें ओन वर्ड्स, जिस क्वेश्चन में उसने नहीं कहा हुआ ना राइट इन योर ओन वर्ड्स पैसेज 2 के अंदर, उसमें अपने अल्फाज ना लिखना, उसमें लिफ्ट करना पैसेज से, ठीक है। हाँ लिफ्ट करते हुए एक्स्ट्रा या कम ना कर देना, लेकिन करना लिफ्ट, ये याद रखो, अपने वर्ड्स में बात मतलब बैठोगे, जिस पैराग्राफ से कहा है उसी पैराग्राफ में होगा। अच्छा अब आ गया दूसरा क्वेश्चन, वहां वो कहेगा व्हाट एविडेंस हैज बीन गिवन, ठीक है। ये भी आमतौर पर 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। इसमें ना अमूमन पता है क्या होगा, आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए ना या तो कोई आपको एक्शन मिलेगा उस पैसेज पैराग्राफ के अंदर, कोई एक्शन उस बंदे का या उस चीज का, कोई बिहेवियर मिलेगा या कोई सेइंग मिलेगी आपको, ठीक है, जिससे प्रूव होगा कि हाँ भाई जो बात वो कह रहा है उसकी एविडेंस दी गई है। जैसे वो कहता है व्हाट एविडेंस वाज देयर दैट अली वाज कॉन्फिडेंट, आप देखते हो कि भाई अली जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा है और क्या नाम है जी अपना, उसकी बात, वो कहता है कि वो जो बात कर रहा है उसकी बात के अंदर वो है क्या नाम है, एक कोहेरेंस है, और उसकी बात जो है उसमें वो लड़खड़ा नहीं रहा, तो ऑब्वियस बात है उसका एविडेंस है। वो आपको कहता है कि यार एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक टीचर आता है क्लास में
अब वो कहता है ये सारे बच्चे सहम गए, सब बच्चे चुप कर गए, क्लास में शोर होता सब बच्चे चुप कर गए। वो कहता है व्हाट एविडेंस इज देयर इन द पैराग्राफ कि बच्चे उस टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो ये रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे शोर में जाने चुप करके बैठ गए। तो इस तरह कोई ना कोई एक्शन, कोई बिहेवियर, कोई सेइंग आपको मिलेगी, ठीक है। एविडेंस वाला क्वेश्चन आमतौर पर सिंपल क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा इसका इनडायरेक्ट आपको आंसर मिलता है, लेकिन अच्छा डायरेक्टली आंसर स्टेटेड होगा, इनडायरेक्ट से मुराद ये थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद आ गया हमारे पास, इसमें भी वर्ड चेंज की जरूरत नहीं होती, और वर्ड चेंज करने के चक्कर में कई बार आप मीनिंग चेंज कर बैठो कि वर्ड ना चेंज करना, आंसर डायरेक्ट होगा। अब आ गया गिव 2 रीजंस और बहुत रेयरली गिव 3 रीजंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर होगा, आमतौर पे उसने क्लियरली 2 रीजन दिए होंगे। इसकी 2 टाइप्स हैं वैसे। गिव 2 रीजंस वाले क्वेश्चन 2 तरह के आते हैं। एक वो आते हैं जहां उसने आंसर दोनों रीजन डायरेक्टली दिए होते हैं, एक वो आते हैं जहां उसने 2 रीजन मांगे होंगे, एक रीजन डायरेक्टली दिया होगा, एक रीजन आपको इन्फर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसमें से, ठीक है। अच्छा इस तरह का क्वेश्चन और भी आता होता है, व्हाई डू यू थिंक। अमूमन व्हाई डू यू थिंक वाला क्वेश्चन जो होगा ना वो 2 मार्क्स का होगा, समझो इस बात को, 2 मार्क्स का होगा। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह का आएगा, या कोई भी क्वेश्चन जैसा का 2 मार्क्स का आएगा, अमूमन उसमें इस तरह होता है, एक टाइप है क्वेश्चंस की जहां एक पॉइंट तो डायरेक्टली स्टेटेड होगा। जो व्हाई डू यू थिंक वाला क्वेश्चन है ना, इसमें तो अमूमन इस तरह होता है, अमूमन 99% ऐसा होगा, एक जो बात है वो तो डायरेक्टली लिखी होगी, एग्जैक्ट उसी वर्ड्स के साथ जो क्वेश्चन में आ रहे हैं, आपको मिल जाएगा उसका आंसर उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं। दूसरी बात, आपको अपना जहन यूज करके उस बात को समझ के, इन्फर करके, उसमें से बात को डिराइव करके फिर समझना पड़ेगा। इस बात को बहुत गौर समझो। गिव 2 रीजंस वाला क्वेश्चन जो होगा उसमें अमूमन दोनों चीजें डायरेक्टली लिखी होंगी। 2 रीजन मांगेगा, 2 अलग अलग जगह बनाएगा, आमतौर पे वो 2 चीजें डायरेक्टली लिखी होंगी पैसेज के अंदर, इनडायरेक्टली कुछ नहीं होगा, आपको खुद कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली दी होंगी और उस वर्ड को कहीं ना कहीं उसने यूज किया होगा, इर्द गिर्द उसके आपको मिल जाएगा भी, इस वर्ड के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वो आंसर मिलेंगे, दोनों वो आपको एग्जैक्टली मिल जाएंगे। दूसरी टाइप है जहां वो आपको कहता है व्हाई डू यू थिंक वाला क्वेश्चन। अगर ये 2 मार्क्स का आता है तो इसमें अमूमन एक बात डायरेक्टली लिखी होगी, दूसरी बात आपको उस बात को पढ़ के, उस पैराग्राफ को पढ़ के अपना जहन लड़ा के कि यार ये क्या बात करना चाह रहा है, उसमें से इन्फर करनी पड़ेगी, डिराइव करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। समझ आ गई ये बात, ध्यान करना इस चीज का। अगर अच्छा इसमें एक चीज होती है कि अगर आपको उसको गिव 2 रीजंस वाला क्वेश्चन है, 2 जगह दी हुई हैं, खुदा ना खास्ता आप एक ही जगह के अंदर दोनों बातें लिखाते हो, दूसरी चीज आपकी सही नहीं है, वो आपको मार्क्स फिर भी दोनों दे देगा। उसने मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि जहां भी उसको, या तो एग्जामिनर पर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि उसने लिखा होता है कि इस तरह का क्वेश्चन है जहां 2 जगह दी हुई हैं, जहां भी आप वो 2 बातें कवर कर लोगे ना वो आपको उसकी मार्क्स दे देगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गया गिव 2 रीजंस, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। आमतौर पे व्हाट डू यू थिंक वाला डायरेक्ट क्वेश्चन, एक आंसर डायरेक्ट, एक पार्ट उसका इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर 1 मार्क का आ जाए तो पूरा इनडायरेक्ट, ये ध्यान रखना होगा, वही एक्शन होगा, कोई बिहेवियर होगा। देखो जब आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो ना, आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो फिर ये देखा करो कि यार इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कोई ऐसी सेइंग तो नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूं, जिसको मैं सोच नहीं रहा, इसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन तो नहीं किया इस बंदे ने, इसमें सोच रहा हूं, कोई ऐसा बिहेवियर तो नहीं किया, कोई ऐसी क्वालिटी तो नहीं है इस बंदे की यहां बताई हुई जो मैं जिस पर गौर नहीं कर रहा, कोई ऐसा इंटरेक्शन तो नहीं है 2 लोगों के बीच में जिस पर मैं गौर नहीं कर रहा, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ गया हमारे पास, जैसे एक एग्जांपल है, वो कहता है भाई बंदा जो है वो टॉवल, ये उसी पेपर में से 20 वाले पेपर से टॉवल उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उसे टॉवल मिल नहीं रहा, ऐसे यूं घुमा के पकड़ रहा है, तो क्या रीजन है, मुंह पे साबुन लगी हुई, उसको नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है। अब यहां बात समझो, अगर ये 2 मार्क्स का आ जाता यही क्वेश्चन, तो पहला पॉइंट उसने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि मुंह पे साबुन लगी हुई है, वो कहता है भाई बंदा बाथरूम से निकलता है, वो टॉवल पकड़ रहा है, ठीक है, वो ऐसे उसको ना, वहां उसने ग्रोव का वर्ड यूज किया है, वैसे आमतौर पे नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये आमतौर पे, लेकिन ये कि इसको पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है कि यूं ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रहा, ठीक है। अब वो आपको कहता है कि यार अगर फर्स्ट को 2 मार्क्स दे देता है, पैसेज में उसने लिखा होता कि यार उसके मुंह पर सोप लगी हुई है, असल में जो एक डायरेक्ट, उसने एक चीज जो डायरेक्टली लिखी हुई है वो क्या है कि सोप उसके मुंह पे लगी हुई है, दूसरी चीज में से जो आप इन्फर कर रहे हो, डिराइव कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसकी विजन ब्लरी हुई है, उसे नजर नहीं आ रहा, सोप से यही होगा ना, मुंह पे लगी होगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट चीज हमारे पास ये आती है, स्पेसिफिकेशन हो गया यार, एक डायरेक्ट, अच्छा वही ना, एक डायरेक्ट रीजन हो गया, एक इनडायरेक्ट रीजन हो गया। अच्छा आम तौर पे अगर आपको फिर भी आंसर नहीं मिल रहा, तो उस पैराग्राफ के अंदर यूज किए हुए एडजेक्टिव्स
और एडवर्ब्स, यानी वो वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो वर्ड्स जो एक उसके एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको पढ़ के देखना कि वो ऐसी क्या बात बताना चाह रहे हैं जो आप मिस कर रहे हो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया, अब आ गया एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स वाला क्वेश्चन। ये अकेला क्वेश्चन है पेपर के अंदर जहां आपने अपने वर्ड्स में लिखना होता है, पूरा आंसर अपने वर्ड में लिखना। अभी भी सुनो, बाकी पूरा क्वेश्चन आपने पूरा आंसर कॉपी पेस्ट करना है। दो वर्ड्स होंगे या दो फ्रेजेस होंगे या एक वर्ड एक फ्रेज होगा जिसको आपने अपने अल्फाज में करना है। यहां आते हैं वो लेक्सिकल ग्रुप्स, मैंने लिस्ट भी पोस्ट की हुई है बहुत सारे मेरे पास, कम से कम जो मेरे पास रजिस्टर में पड़े हुए हैं ना इस वक्त लिखे हुए, जो उस टाइम से मैंने लिख के रखे हुए हैं, कम से कम मेरे पास होगी कोई 3-4 हज़ार वर्ड की लिस्ट। लेकिन मैं जितने टाइप कर पाया मैंने करके डाल दिए थे। बहुत सारी लिस्टें और भी हैं इस तरह की। इसका तरीका यह है कि बहुत सारे पास पेपर के फैसिलिटी देखोगे ना, आपको वहां इस तरह के वर्ड्स मिल जाएंगे कि यही वाले रिपीट हो रहे हैं, इनके ही ग्रुप रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं लेक्सिकल ग्रुप्स में से आमतौर पे इस तरह के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, उसका आपने मुतबादिल वर्ड लिखना होता है। बाकी पूरा कॉपी पेस्ट उन दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या एक वर्ड एक फ्रेज को अपने अल्फाज में करना होता है, उन दो को अपने अल्फाज में, बस। बाकी ये जो है बाकी पूरा आंसर कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया एक सिंगल वर्ड निकालना है पैसेज में से। यहां भी वही लेक्सिकल ग्रुप्स यूज होंगे। देखो आपकी वोकैबुलरी जो है ना, वो इस सेकंड पैसेज का तो यूं समझ लो कि 90% ऑफ द ग्रेड है। अभी जो फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट कन्वेज द सेम मीनिंग, दैट गिव्स द सेम मीनिंग, दैट मीन्स द सेम, वही लेक्सिकल ग्रुप में से कोई वर्ड होगा जो आपको वहां पे पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है, या फ्रेज होगा कि उसने फ्रेज का कहा हुआ है। उस पर हमारे पास आ गया, अच्छा वो व्हाट डू यू थिंक वाला क्वेश्चन जो है ना, उसमें अगर आपको वैसे समझ ना आ रही हो तो उस चीज़ के जहां आपको उसका वर्ड, यानी वही जो बात आपको जो क्वेश्चन पूछी हुई है जहां पैराग्राफ में नजर आ रही है ना, उसके आगे पीछे वाले वर्ड लाइनें पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा क्या बात कर रहा है। डबल नेगेटिव वाला क्वेश्चन एक आता होता था, अब तो बहुत कम आता है, जहां वो स्टेटमेंट को ना बड़ा मुश्किल बनाता है। आंसर सिंपल होगा, स्टेटमेंट मुश्किल होगी। जैसे वो कहेगा व्हाट हैज ही नॉट डन टू अनडू द वर्क। यहां अनडू भी एक नेगेटिव वर्ड से मुराद बुरा वर्ड नहीं है। नेगेटिव वर्ड से मुराद है इसका जिसकी जो कॉनोटेशन है वो नॉट के मतलब में हो, ना करने के मतलब में हो। अब यहां अनडन का वर्ड भी जो है ये नॉट के मतलब में है, नॉट डू का वर्ड भी नॉट के मतलब में। तरीका क्या होता है, इन दोनों नॉट्स को काट दो, नॉट भी काट दो, अन भी काट दो। बेसिकली वो कह रहा है व्हाट हैज ही डन टू डू द वर्क। अब ये एक सिंपल स्टेटमेंट होगी, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जब आप इस तरह पढ़ोगे व्हाट हैज ही नॉट डन टू अनडू द वर्क, उसका आंसर नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। अच्छा फिर कोई क्वेश्चन आया होता था पहले, अब तो मैंने बहुत कम देखा है, फाइंड 4 कंसेक्यूटिव वर्ड्स, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव वर्ड्स, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव वर्ड्स। जब इस तरह वो कहेगा तो ये हम एक तो कंसेक्यूटिव होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल साथ होंगे, ये ध्यान में रखना, दूर दूर नहीं होंगे। दूसरी यानी उनके बीच में कुछ और नहीं होगा। दूसरी बात ये हमेशा कंटेंट वर्ड्स होंगे, यानी कि या तो ये ना, इन चारों में से या तो यानी ये जरूरी नहीं कि चारों ही नाउन हो, चारों ही एडवर्ब हो, लेकिन होंगे यही चार, या तो नाउन होंगे या एडवर्ब होंगे या एडजेक्टिव होंगे या वर्ब्स होंगे। जरूरी नहीं चारों नाउन हो, चारों एडवर्ब्स हो, चारों एडजेक्टिव हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन होंगे यही इस तरह से। प्रेपोजिशन नहीं होंगे, क्या नाम है अपना, ऑफ, या इस तरह के वर्ड्स नहीं होंगे, कंटेंट वर्ड्स होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब आ गया हमारे पास लेक्सिकल ग्रुप में बात कर चुका हूं, अब आ गया मीनिंग एंड इफेक्ट। जो आपका वोकैबुलरी पार्ट है वो तो है ही लेक्सिकल ग्रुप से सारा। अब आ जाता है मीनिंग एंड इफेक्ट वाला पार्ट। देखो यार, मीनिंग होता है उस चीज का लिटरल मीनिंग कि भाई उसका मतलब क्या है। अब उसने मार्किंग स्कीम में जो तरीका बताया हुआ है आपको, पहली बात तो ये कि मेरी बेसिकली देखो दो तरीके हैं इसको करने के। या तो आप बता दो कि जो चीज क्या वो मीनिंग पूछ रहा है आपसे, वो आमतौर पे किसी एक्शन का पूछेगा, किसी सेइंग का पूछेगा, किसी बिहेवियर का पूछेगा। या तो आप बता दो कि उस चीज का मतलब क्या है, कि उससे क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर वो कहता है एक बंदा क्लास में आया, उसने हाथ वेव किया, बच्चे चुप हो गए। अब यहां बेसिकली या तो आप बताओगे उसका मीनिंग कि यहां उसने बेसिकली उनको इशारा किया कि आप चुप कर जाएं, ठीक है, या अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो उस जेस्चर की, उसके साथ भी मीनिंग जरूर देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ उस जेस्चर को डिस्क्राइब कराते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप लिखाते हो तब ये जो बात ने चीज का मतलब है टीचर ने अपना हाथ हिलाया, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि भाई हाथ लाने के साथ साथ उसका मतलब क्या है, कि भाई हाथ ला के बच्चों को चुप कराया, ठीक है, या आप सिर्फ लिख दो बच्चों को चुप कराया, सिर्फ मीनिंग के मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन देते हो तो मीनिंग फिर भी जरूरी है। ये तो बच्चे कर लेते हैं। अब मसला आता है इसके अंदर इफेक्ट क्या है। देखो अफेक्ट ये होता है, मेरा हाल टाइम खत्म हो गया, वीडियो रिस्टार्ट करते हैं। अफेक्ट ये चीज होती है कि आपने ये बताना है कि हमें जो बात इसने बताई है उससे उस चीज या उस बंदे या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या जो भी है उसके करेक्टर के बारे में, स्टोरी के प्लॉट के बारे में, उस पर्टिकुलर जगह पे उस सिचुएशन के बारे में, सेटिंग के बारे में
ऐसी क्या बात पता चल रही है कि जो अगर वो ये चीज ना यूज करता तो हमें ना पता लगती। ठीक है, इसका दूसरा तरीका मैंने हमेशा बताया हुआ है, अफेक्ट का मतलब होता है उस चीज का असर क्या है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहले मैंने हमेशा ये बात किया हुआ है आपको कि फर्ज करो, मैं हमेशा एग्जांपल दिया, मुझे छिपकली से डर लगता है, एक बात है। अब मेरे कमरे में अगर छिपकली मौजूद है तो मुझ पर उसका अफेक्ट हो रहा है ना। अगर मेरे कमरे में से आप छिपकली निकाल, आप मेरे साथ बैठे हो, आपको नहीं पता मुझे छिपकली डर लगता है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं। अब मेरे कमरे में फर्ज करो छिपकली आती है, मैं उठ के अपनी चेयर के ऊपर चेयर के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, आपको पता लग जाएगा। अब ये यहाँ मीनिंग क्या है? मीनिंग अगर आप वो कहता है कि हुनैन स्टूड अप ऑन द चेयर, आप पूछेगा मीनिंग क्या है, आप कहोगे भी सर खड़े हुए अपने चेयर के ऊपर खड़े हो गए, ये तो मीनिंग है। इसका अफेक्ट क्या हुआ? अफेक्ट ये है कि आपको एज अ थर्ड पर्सन, एज अ रीडर पता लग गया कि यार इस बंदे को इस चीज से डर लगता है। यही अगर अच्छा, अब फर्ज करो हम बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे हैं बैठे हुए, पूरी कन्वर्सेशन के दौरान कमरे में छिपकली ना आती, मैं ना एक्शन करता सीट पे खड़ा होने वाला, ना आपको पता लगता। इवन अगर पूरी कन्वर्सेशन के दौरान कमरे में छिपकली आ जाती और मैं उसको बलाए खातिर ना लाता, बात करता रहता आपसे, ना शो करता कि मुझे डर लग रहा है, ना मैं सीट के ऊपर खड़ा होता, तो अफेक्ट ये होता, यानी अफेक्ट मिस क्या होता, क्या चीज मिस होती, आपको पता ना लगता कि मुझे उस चीज से डर लगता है। तो मेरे एक्शन का कि जो मैं एकदम से खड़ा हो गया सीट के ऊपर या डर गया, इससे आपको पता लगा, आपको उसका अफेक्ट ये हुआ कि आपको लग गया कि मुझे उस चीज से डर लगता है। तो अफेक्ट के लिए उस चीज का वहां मौजूद होना जरूरी है। अब जो चीज वो आपको कह रहा है कि इसका अफेक्ट बताओ, आप उसको निकाल के उस लाइन को पढ़ो कि यार अगर मैं इस चीज को रिमूव कर देता हूं तो मुझे क्या बात पता नहीं लग रही, या इस चीज को लिखने से मुझे ऐसी कौन सी बात पता लग रही है जो मुझे ना पता लगती अगर ये चीज यहां ना लिखी होती। वो एग्जाम्पल है कि मैं अगर वो एक्शन ना करता तो आपको क्या चीज पता ना लगती मेरे बारे में। ठीक है, ये वो बात है। तो इसके अंदर अब अच्छा, दूसरी बात ये, अफेक्ट हमेशा दो साइडेड होता है। आमतौर पे जो बंदा वो चीज कर रहा है उसके बारे में भी इफेक्ट हो सकता है उसका, जिन पे वो चीज हो रही है, जिनका रिएक्शन आ रहा है, उनके ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर एक टीचर आके कमरे में हाथ लाता है, बच्चे सारे चुप कर जाते हैं, तो इसका एक इफेक्ट है टीचर साइड का। टीचर साइड इफेक्ट ये कि भाई उसका रोब है, वो स्ट्रॉन्ग टीचर है, उससे जो है यानी कि पूरे जो वो जो है अपनी क्लास को खामोश रखता है। दूसरा इफेक्ट ये जो स्टूडेंट साइड इफेक्ट है, दूसरे एंड पे इफेक्ट है, बच्चे उसकी इज्जत करते हैं, ओबे करते हैं, या इवन उससे डरते हैं उससे। लेकिन ये इफेक्ट डबल साइडेड भी हो सकता है, आप उसमें से कोई एक चीज भी लिखा हो तो भी सही हो जाएगी। ठीक है, तो डूअर और जिस पे हुआ है उन दोनों के ऊपर इफेक्ट होता है। फिर मैं वही बात समझाऊंगा कि इफेक्ट इज, इसको समझो, एक चीज करने से ऐसा क्या हो रहा है जो अगर वो चीज ना होती तो आपको ना पता लगता, वो उस चीज का इफेक्ट है। मैंने फिर एग्जांपल दिया, एग्जांपल है, देखो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बात है, ठीक है, मैं पूरी क्रिकेट गेम में नहीं खेलता, आपको पता नहीं लगेगा कि सर को बॉलिंग आती है नहीं आती। ठीक है, आप मुझे बॉल पकड़ाते हो, मैं बॉलिंग कराता हूं, मैं वट्टा करा देता हूं। अब यहां पे मेरे इस एक्शन का मीनिंग क्या है कि मैंने वट्टा बॉल करा दी है। वट्टे बॉल का मतलब यह है कि मुझे सही तरह हाथ घुमा के बॉल कराई, मैंने सही तरह हाथ घुमा के बॉल नहीं कराई। इसका इफेक्ट क्या है? आपको पता लग गया मेरे इस एक्शन से, जो मैंने ये एक्शन किया, कि मुझे बॉलिंग करानी नहीं आती। यही मैं पूरी गेम में बैठा रहता, कुछ भी ना करता, आप सोचते हो सर तो भाई 5 स्टार प्लेयर हो, फर्स्ट क्लास के प्लेयर हो। जब तक मैंने एक्शन नहीं किया पता लगा, एक्शन किया पता लग गया आपको। ठीक है, तो ये होता है मीनिंग इफेक्ट में डिफरेंस। बाकी यार होपफुली आपका पेपर अच्छा होगा, आसान पेपर है, कोई टेंशन नहीं है, इजी पेपर होता है। कोई मसला हो तो मुझे बता देना। अगर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो मैंने प्रिंट कमेंट्स में नोट डाले होंगे, आपको गूगल पे मेरे साथ एजुकेटर चेंज करके लिख के मिल जाएंगे। ट्राई इट आउट, होपफुली अच्छा होगा, बच्चों को पहुँचाओ। बाकी होपफुली आपका कल का दिन ईद का बहुत अच्छा गुजरेगा इस पेपर के साथ, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।